नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। हमारे पास कुछ बेहद शानदार हस्तलिखित नोट्स हैं जिनके जरिए आज हम एक वर्चुअल म्यूजियम टूर पर निकलने वाले हैं। मकसद क्या है? राजस्थान की उस बेहद रंग बिरंगी और बेमिसाल विरासत की गहराई तक पहुंचना। ये नोट्स कमाल के व्यवस्थित हैं। इन्हीं के आधार पर हम 6 खास हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, राजस्थान की विरासत, फिर वस्त्र और छपाई, तीसरा फड़ और पिछवाई चित्रकला, चौथा मिट्टी के बर्तन यानी टेराकोटा, पांचवां धातु और आभूषण, और आखिर में लकड़ी का काम और लोक कलाएं। चलिए सबसे पहले नींव से शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा है राजस्थान की विरासत। इस पूरे राज्य को ही एक विशाल जीवंत कैनवस मानकर इस टूर को शुरू करते हैं। अक्सर ये लगता है ना कि एक कठोर सूखा रेगिस्तान रचनात्मकता को खत्म कर देता होगा, लेकिन ये नोट्स बिल्कुल उल्टा सच बताते हैं। सच तो ये है कि ऐसा सूखा परिदृश्य रंगों के एक जबरदस्त विस्फोट को जन्म देता है, जिसे वहां के स्थानीय समुदाय पूरी शिद्दत से जिंदा रखते हैं। नोट्स के पहले ही पन्ने पर शिल्पग्राम और राजसी को जैसी संस्थाओं का जिक्र है। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर में फैले इनके केंद्र कोई आम जगह नहीं है, बल्कि इन कमाल के कारीगरों के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा है। यही वो जगह हैं जो इस कला को एक बड़ा मंच देती हैं। दूसरा हिस्सा, वस्त्र और जीवंत छपाई। आइए उन कपड़ों को देखते हैं जो सचमुच रेगिस्तान के असली रंग पहनते हैं। यहाँ भूगोल और कला का एक बहुत ही शानदार तालमेल दिखता है। जयपुर के मलमल पर मुन्ना लाल गोयल द्वारा प्राकृतिक वानस्पतिक रंगों वाले सांगानेरी और बगरू प्रिंट्स को देखिए, और फिर उसकी तुलना बालोत्रा के अजरक प्रिंट्स से कीजिए। खत्री जाति द्वारा बनाए जाने वाले इन अजरक प्रिंट्स में ज्यामितीय नीले और लाल रंग दोनों तरफ छपे होते हैं, और ये इतने खास हैं कि नमाज पढ़ते वक्त इन्हें जमीन पर बिछाया भी जाता है। अब इस जानकारी में एक नाम बहुत ही खास है, जोधपुर के पद्मश्री पुरस्कार विजेता तैयब जी। अगर हम टाई और डाई यानी बंधेज कला की बात कर रहे हैं, तो इनका नाम इस कला के एक सच्चे नायक के तौर पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नोट्स में इन जीवंत कपड़ों की एक पूरी लिस्ट दी गई है, और ये हिस्सा सच में हैरान करने वाला है। लहरिया में 1 से लेकर 7 तक रंग होते हैं, और समुद्र लहर तो नाम से ही स्पष्ट है। लेकिन पोमचा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। पीला पोमचा लड़के के जन्म पर, गुलाबी लड़की के जन्म पर, और चीड़ का काला पोमचा विधवाओं द्वारा पहना जाता है। कोटा दोरिया की रेशम और सूती जरी की साड़ियां भी इसी समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। तीसरा हिस्सा, फड़ और पिछवाई चित्रकला। चलिए अब उस आर्ट गैलरी में चलते हैं जहां एक आम सा दिखने वाला कपड़ा भी सबसे बड़ा कहानीकार बन जाता है। इस कला के 2 अलग-अलग रूपों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ 1700 के आसपास नाथद्वारा में विकसित हुई पिछवाई है, जो मंदिरों में भगवान कृष्ण के ठीक पीछे लगाई जाने वाली एक स्थिर भक्ति है, जिसमें नीला रंग प्रमुख है। वहीं दूसरी तरफ फड़ है, कपड़े पर लंबी स्क्रोल पेंटिंग जो स्थानीय लोक देवताओं की जीवन कथाएं बताती है। इसे भोपाओं द्वारा संगीत वाद्यंत्रों के साथ गा गाकर सुनाया जाता है, यानी एक ऐसा संगीतमय सफर जो लोगों तक पहुंचता है। इन नोट्स में लिखे गए नियमों को जरा गौर से देखिए। यहाँ साफ लिखा है कि बारिश के मौसम यानी चातुर्मास में फड़ का वाचन बिल्कुल नहीं किया जाता। और एक बेहद मजेदार तथ्य बताऊं, आधुनिक समय में रामलाल और पतासी भोपा ने मिलकर अमिताभ बच्चन को समर्पित एक फड़ तैयार की थी, जिसे बकायदा न्यूयॉर्क में बांचा गया था। है ना कमाल? ये बिंदु तो वाकई दिलचस्प जानकारियों का खजाना है। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, जिसमें चांदी का इस्तेमाल होता है, और इसे रावण हत्था के साथ बाचा जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी और लंबी है, जिस पर 1992 में डाक टिकट भी जारी हुआ था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली है भैंसासुर की फड़। इसे कंजर और बावरी जाति के लोग चोरी करने से ठीक पहले बिना किसी वाद्य यंत्र के देखते हैं। और हाँ, देवताओं को लाल, राक्षसों को काले और साधुओं को सफेद या पीले रंग में दिखाने का नियम भी बिल्कुल तय है। चौथा हिस्सा, मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा कला। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ के कारीगर राजस्थान की मिट्टी को ही एक मास्टरपीस में बदल देते हैं। नोट्स बनाने वाले इस छात्र ने तो मानो जयपुर की विश्व प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी का पूरा नुस्खा ही लिख दिया है। सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज, हरा कांच, गोंद और मुल्तानी मिट्टी मिलाइए, उसमें पर्शियन नीला रंग डालिए और फिर उसे ठीक 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर भट्टी में पकाइए।
इसी जटिल कला को कृपाल सिंह शेखावत ने पूरी दुनिया में मशहूर किया था। और अब जरा राजसमंद के मोलेला गांव की जीआई टैग वाली टेराकोटा कला को देखिए। यहाँ मोहनलाल कुम्हार जैसे कलाकार मिट्टी की आदिवासी मूर्तियों को सीधे आग में पकाते हैं। ये कोई आम कला नहीं है, इस बेमिसाल हुनर ने राष्ट्रपति पुरस्कार तक अपने नाम किया है। 5वां हिस्सा, धातु का काम और जटिल आभूषण। चलिए धातु और शाही आभूषणों की इस बेहद चमचमाती दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ की ये थेवा कला सच में सम्मोहित कर देती है। बेल्जियम के कांच पर सोने को बारीकी से जड़ने की ये तकनीक एक बेहद सुरक्षित रहस्य है। नोट साफ बताते हैं कि ये राजसोनी परिवार के बाहर किसी को नहीं सिखाई जाती, यहाँ तक कि परिवार की महिलाओं को भी इस प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। अब उस्ता कला और मीनाकारी की तुलना करते हैं। ईरान से आई और बीकानेर में हिसामुद्दीन उस्ता द्वारा निखारी गई उस्ता कला ऊंट की खाल पर जटिल सुनहरे डिजाइन उकेरती है। दूसरी तरफ मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर लाई गई मीनाकारी सोने और चांदी में जीवंत रंग भरने की कला है। दोनों ही लुभावनी हैं, पर देखिए कि कैसे एक बीकानेर के ऊंटों पर निर्भर है तो दूसरी जयपुर के शाही सोने चांदी पर। नोट्स यहाँ फारसी जरदोजी से निकले गोटा जरी के कई प्रकार बताते हैं, जैसे लप्पा बड़े बॉर्डर के लिए, लप्पी छोटे बॉर्डर के लिए और गोटे की झालर वाला किनारा किरण, साथ ही मुड़ा हुआ गोखरू जो कलाई में भी पहना जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है बादला। जोधपुर की ये जिंक यानी जस्ते की बोतलें सचमुच कमाल हैं, जिन्हें पानी ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक तरह से ये पश्चिमी राजस्थान के सैनिकों का प्राचीन रेफ्रिजरेटर था। छठा और आखिरी हिस्सा, लकड़ी का काम और लोक कलाएं। चलिए गांव की रोजमर्रा की कला को थोड़ा करीब से समझते हैं। चित्तौड़गढ़ के बस्सी के कावड़ वाले इस विवरण को ध्यान से देखिए। ये सचमुच में चलते फिरते कई दरवाजों वाले लकड़ी के मंदिर होते हैं। सोचिए, लोग देवताओं के पास नहीं जाते, बल्कि देवता खुद लोगों तक पहुंचते हैं। आस्था और कला का इससे सुंदर संगम शायद ही कहीं और मिले। एक बात जो इस पूरे विश्लेषण में बिल्कुल साफ उभर कर आती है वो ये है कि ये शिल्प महज एक काम नहीं बल्कि एक विरासत है, पिता से पुत्र और गुरु से शिष्य तक। चाहे वो प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की थेवा कला हो या शाहपुरा के जोशी परिवार की फड़, ये महज कला नहीं है बल्कि एक जीवित सांस लेती हुई परंपरा है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आधुनिकीकरण की इस तेज रफ्तार के बीच क्या अगली पीढ़ी इन सदियों पुरानी नाजुक परंपराओं को बचा पाएगी? क्या ये कलाएं आगे भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनी रहेंगी या फिर भविष्य में महज इतिहास के पन्नों और ऐसे ही अध्ययन नोट्स तक सिमट कर रह जाएंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।